हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट, जो कि है पार्ट 5, जिसका नाम है एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शंस। ठीक है, यानी कि फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल। तो बच्चों, हमारी कैलकुलेशन को बहुत ही इजी बनाने के लिए और बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को आसानी से करने के लिए एक्सेल हमें कुछ फॉर्मूलाज देता है, जिनकी मदद से हम अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा सीखने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला दर्ज करने के लिए विभिन्न तरीके, उसके बाद सेल रेंज को समझना, और उसके बाद फॉर्मूला में सेल रेफरेंस और इसके प्रकार, और उसके बाद बच्चों फंक्शंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहला उद्देश्य फॉर्मूला दर्ज करने के लिए विभिन्न तरीके, यानी कि डिफरेंट वेज टू एंटर फॉर्मूला। ओके, तो कार्य पत्रक यानी कि वर्कशीट में सूत्र दर्ज करने के मुख्य रूप से निम्न दो तरीके हैं। तो बच्चों, कौन से हैं वो दो तरीके। सबसे पहले सूत्र को सीधे कक्ष में लिखना, यानी कि सेल के अंदर लिखना, और दूसरा है फॉर्मूला बार में सूत्र लिखना, यानी कि फॉर्मूला बार में फॉर्मूला लिखना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली हम सेल के अंदर फॉर्मूला लिख रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर हम फॉर्मूला बार में हमने फॉर्मूला मेंशन किया है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से बराबर चिन्ह टाइप करने के बाद फॉर्मूला सीधे सेल में टाइप किया जाता है। सेल में फॉर्मूला दर्ज करने के बाद एंटर कुंजी दबाएं। जब एंटर कुंजी दबाई जाती है तो फॉर्मूला के का परिणाम सेल में दिखाई देता है। ठीक है, और उसके बाद है हम सेल का चयन करने के बाद फॉर्मूला बार में फॉर्मूला को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला दर्ज करने के बाद जब हम कीबोर्ड से एंटर कुंजी दबाते हैं तो परिणाम दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो सेल रेंज को समझना हमें यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं अंडरस्टैंडिंग सेल रेंज। ओके स्टूडेंट्स, तो चयनित सेलों के एक समूह को एक रेंज कहा जाता है। जो भी आपने बच्चों एक सेलेक्ट किए गए हैं सेल्स एक साथ, उन्हें क्या बोला जाता है, एक सेल रेंज कहा जाता है। चयनित सेलों की एक श्रेणी यानी कि रेंज बनाने के लिए उन्हें निरंतरता में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उन्हें लगातार होना चाहिए, एडजस्टेंट होना चाहिए। जब वर्कशीट में एक श्रेणी रेंज का चयन किया जाता है तो एक आयताकार आकृति बनती है, यानी कि रेक्टेंगुलर या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल शेप बनती है। हम कई सेलों पर, कोई भी नहीं, मतलब रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप बनेगी। हम कई सेलों पर गणना करने के लिए सेल रेंज का उपयोग कर सकते हैं। एक श्रेणी रेंज का पता एक कॉलन साइन द्वारा अलग की गई पहली और अंतिम सेल है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पहली सेल और अंतिम सेलों को विभिन्न करने के लिए, विभाजित करने के लिए हम कॉलन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमने B2 से E3 तक सेलों का चयन किया है तो श्रेणी में हम क्या लिखेंगे, रेंज क्या लिखेंगे बच्चों, B3 कॉलन E3 होगा। ओके, अब उसके बाद कक्ष श्रेणी यानी कि सेल रेंज का नाम करें। ठीक है, अब हम नेमिंग करना सीखेंगे बच्चों। एक्सेल हमें सेल रेंज को एक नाम असाइन करने की अनुमति देता है। इस नाम का उपयोग फॉर्मूलों में सेल के पते के स्थान पर किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, कोई भी आप नेम यूज करते हैं जिस सेल के स्थान पर आप वो नेम यूज कर सकते हैं। किसी सेल श्रेणी यानी कि रेंज का नामकरण करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। तो बच्चों, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है न्यू नेम डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। ठीक है, न्यू नेम डायलॉग बॉक्स सबसे पहले प्रकट होगा बच्चों। उसके बाद दिए गए स्थान पर नाम लिखकर ओके बटन पर क्लिक करना है, और उसके बाद अब हम फॉर्मूला में सेल एड्रेस के स्थान पर इस नाम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर न्यू नेम डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जहां पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर नेम मेंशन करते हैं। क्या नेम मेंशन किया आपने बच्चों, Q1 मेंशन किया है। ठीक है, किसके लिए, जनवरी, फरवरी एंड मार्च के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में सेल रेफरेंस और इसके प्रकार। ठीक है, यानी कि सेल रेफरेंसिंग इन फॉर्मूलाज एंड इट्स टाइप्स। तो एक सेल के संदर्भ यानी कि रेफरेंस एक सेल पता है जिसका उपयोग एक विशेष सेल निरूपित करने के लिए एक फॉर्मूला में किया जा सकता है। एक सूत्र में अन्य सेलों के संदर्भ यानी कि रेफरेंस हो सकता है। ऐसे मामले में एक फॉर्मूला का परिणाम संदर्भित यानी कि रेफरेंस सेलों के मूल्यों यानी वैल्यू पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि आप संदर्भित सेलों में कोई परिवर्तन करते हैं तो परिणाम भी बदल जाएगा। ठीक है, यह देखने के लिए कि एक कार्य कैसे करता है, सेल A1 में 10 दर्ज करें। हमने A1 में हम बच्चों 10 मेंशन किया है। ठीक है, एंटर कुंजी दबाएं। अब सेल A2 का चयन करें और टाइप करें। क्या टाइप करना है बच्चों, इक्वल टू A1 इंटू 2। ठीक है, तो हमने ये लिखा है बच्चों फॉर्मूला में, इक्वल टू A1 इंटू 2। ठीक है,
तो बच्चों जो A1 में जो वैल्यू होगी वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और किस में आ जाएगी, वो सेकंड A2 सेल में आ जाएगी, जिसका आंसर होगा 20, है ना बच्चों। तो ये फॉर्मूला दबाने पर एंटर कुंजी दबाएं और सेल A2 में मान यानी कि वैल्यू 20 है। यदि आप कक्ष A1 में मान वैल्यू को 10 से किसी और मान वैल्यू में बदलते हैं तो कक्ष 2 में का मान भी बदल जाएगा। अगर A1 की बच्चों आप वैल्यू चेंज करेंगे, 10 के अलावा कोई और वैल्यू पुट करेंगे तो आपका A2 का आंसर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कक्ष संदर्भ यानी कि सेल रेफरेंस विशेष रूप से तब सहायक होते हैं जब आप जटिल फॉर्मूले बनाते हैं, यानी कि मुश्किल फॉर्मूले बनाते हैं। एक्सेल में उपयोग किए जाने वाले 3 प्रकार के सेल संदर्भ यानी कि रेफरेंस है कौन कौन से बच्चों। सबसे पहले है सापेक्ष यानी कि रिलेवेंट, उसके बाद है बच्चों निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट, उसके बाद है बच्चों मिश्रित यानी कि मिक्स्ड। ओके, नाउ बच्चों यहाँ पर एक मजेदार तथ्य आप सभी को दिया गया है। कॉलम, पंक्ति, रो या कुछ स्विच करने के लिए संदर्भ कक्ष यानी कि रेफरेंस सेल पर बार बार F4 कुंजी दबाएं। ठीक है, तो क्या करना है, कार्य पत्रक वर्कशीट टैब अनुकूलित यानी कि कस्टमाइज करना। अब हम सीखेंगे कि वर्कशीट में टैब्स को कैसे कस्टमाइज करना है। ठीक है, तो कार्य पत्रक वर्कशीट टैब को कस्टमाइज करने के लिए निम्न स्टेप्स का हमें पालन करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चों, उस शीट यानी कि टैब पर राइट क्लिक करें जिसे आप कस्टमाइज करना चाहते हैं। टैब कलर का चयन करने के लिए शीट या टैब कलर नाम बदलने के लिए रीनेम या शीट हटाने के लिए डिलीट पर क्लिक करें। ठीक है बच्चों, उसके बाद नाम टाइप करें या उस कलर का चयन करें जो आप चाहते हैं। ठीक है, और स्टेप 4 में आपको क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पर आपने क्या किया है, कलर भी चूज किया है, उसकी नेमिंग भी की है, राइट स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही और आप डिलीट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके आप यहाँ पर शीट को डिलीट भी कर सकते हैं। जानकारी स्प्रेडशीट के नीचे टैब में जोड़ दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप एक नई शीट जोड़ने और एक नई शीट हटाने और क्रमशः एक शीट को स्थानांतरित यानी कि मूव करने और कॉपी करने के लिए इंसर्ट, डिलीट या मूव या कॉपी विकल्पों का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम यहाँ पर सीखेंगे बच्चों फंक्शंस के बारे में। ओके, फंक्शन एक्सेल में सरल और जटिल दोनों गणनाओं को करने के लिए पूर्व निर्धारित इनबिल्ट फॉर्मूला यानी कि सूत्र है। ठीक है, वे तर्क स्वीकार करते हैं और मान यानी कि वैल्यू लौटाते हैं। ठीक है, तर्क फंक्शन के इनपुट होते हैं। तर्क यानी कि बच्चों फंक्शन जो होते हैं, तर्क यानी कि बच्चों तर्क जो होते हैं वो फंक्शन के इनपुट होते हैं। ये तर्क संख्या या टेक्स्ट हो सकते हैं। ठीक है, मान यानी कि वैल्यू खोलने और बंद करने के बीच कोष्टक यानी कि क्लोज ब्रैकेट दिए जाने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आइए इनमें से कुछ श्रेणियों यानी कि रेंजों पर विस्तार से चर्चा करें। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ बच्चों गणितीय कार्य यानी कि फंक्शंस दिए गए हैं। क्या फंक्शन और उनका लक्ष्य क्या है, यानी कि वो क्या करते हैं, और उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल दिया गया है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है सम। सम का मतलब होता है ऐड करना यानी कि योग करना। ठीक है, रेंजेस का योग करना, सम करना। तो इनपुट हमने दिया है बच्चों, सम हमें करना है 4, 8, 12 और 16 का, और आउटपुट हमें मिल गया 40, राइट। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो यह सेलों की श्रेणी में मूल्यों को गुणा करता है यानी कि मल्टीप्लाई करता है। तो प्रोडक्ट हमें किसका करना है, 4 to 8 का करना है, और जब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं हमारा आंसर यानी कि आउटपुट क्या आता है, 64 आता है। और बच्चों देखिए मोड क्या होता है, नंबर और डिवाइजर लिखना होता है। ठीक है, तो नंबर और डिवाइजर यानी कि किस नंबर को डिवाइड करना है उसका डिवाइजर। तो यहाँ पर मोड का मतलब होता है डिवाइड करना। तो बच्चों किस नंबर को आपको डिवाइड करना था, 8 को डिवाइड करना था किससे, 5 से, और आपका आउटपुट क्या आता है 1.6। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट नंबर है हमारे पास क्वाड, यानी कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, दिए गए इनपुट का स्क्वायर देता है, स्क्वायर रूट देता है। ठीक है, SQ मतलब होता है बच्चों स्क्वायर, और RT मतलब होता है रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9, राइट स्टूडेंट्स। तो बच्चों नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास INT नंबर। ठीक है, तो यह संख्या को पूर्णांक मान तक पूर्णांक बनाता है। नेक्स्ट है बच्चों पावर नंबर। किसी भी नंबर को क्या करता है बच्चों, देखिए पावर नंबर क्या करता है, तो यहाँ पर यह किसी घात से ऊंचाई संख्या पर का परिणाम लौटाता है। यानी कि बच्चों देखिए हमें निकालना है 5 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 125। काउंट क्या करता है बच्चों, चयनित श्रेणी में मानों की संख्या की गणना लौटाता है। ठीक है, यानी कि श्रेणी में कितने डिजिट्स है बच्चों, 3 है, सॉरी कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं। तो आउटपुट हमारा आया है 3। उसके बाद राउंड क्या करता है, नंबर एंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो राउंड क्या करेगा बच्चों,
एक निर्दिष्ट अंकों को पूर्णांक बनाने के बाद एक संख्या लौटाता है। ओके, और एबीएस नंबर बच्चों क्या करेगा कि जो नेगेटिव नंबर है उसे पॉजिटिव आंसर देगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, कॉन्कैटिनेट, यानी कि यह दो या दो से अधिक अलग अलग टेक्स्ट को जोड़ता है। तो जैसे दो या दो से अधिक टेक्स्ट कौन से, टच एंड पैड को जोड़ेगा तो एक बन जाएगा टच पैड। लेफ्ट क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर लेफ्ट जो फंक्शन है ये टेक्स्ट स्ट्रिंग की बाईं ओर से वर्णों को निर्दिष्ट संख्या देता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए आपने यहाँ डाला कोई भी टेक्स्ट, जैसे कि टच मेंशन किया है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 3, तो 3 अल्फाबेट्स ऑफ टच यहाँ पर हमें आंसर देंगे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स, उसके बाद राइट, देन अपर, देन लोअर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गए टेक्स्ट फंक्शन। उसके बाद तार्किक फंक्शन है, यानी कि कुछ लॉजिकल फंक्शन है बच्चों, जैसे कि मैक्सिमम रेंज, मिनिमम रेंज, एवरेज या फिर इफ कंडीशन। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज क्या देगा बच्चों, हमें इनमें से जो भी नंबर्स हमें दिए गए इनमें सबसे बड़ा नंबर हमें बताएगा, जो कि है 16। ठीक है, मिनिमम रेंज बच्चों गिवन नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर देगा हमारा आउटपुट। ठीक है, एवरेज निकालेगा बच्चों इन दोनों ही नंबर्स का एवरेज, इन तीनों नंबर्स का एवरेज क्या होगा, उसका आउटपुट 7 होगा। उसके बाद इफ कंडीशन वैल्यू 1, वैल्यू 2। तो बच्चों यहाँ पे अगर हमें इफ कंडीशन करना है तो ये रास्ता है कि दी गई परिस्थिति मिल रही है या फिर नहीं, और मान 1 लौटाता है। यदि स्थिति का मूल्यांकन सत्य है तो मान 2 लौटाता है। ठीक है, अगर जो कंडीशन है वो ट्रू है बच्चों तो हमारे पास आंसर आएगा क्या, 2 आएगा। और अगर स्टूडेंट्स हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं है, यानी कि फॉल्स है, तो क्या आंसर आएगा, आउटपुट आएगा 1। ठीक है, तो जैसे कि परसेंटेज हमें कितना दिया गया है, 80। इफ परसेंटेज इज 50, अगर परसेंटेज इज इक्वल टू 50 है तो अब क्या मेंशन करना है बच्चों, अगर परसेंटेज इज इक्वल टू 50 है तो क्या मेंशन करेंगे, अगर ये वैल्यू ट्रू हुई तो बच्चों क्या मेंशन होगा, पास मेंशन होगा। अगर ये बच्चों वैल्यू फॉल्स हुई तो पास मेंशन होगा। अगर ये बच्चों वैल्यू ट्रू हुई तो फेल्ड मेंशन होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर फेल्ड हुई है तो हमने यहाँ पे पास मेंशन किया। ओके, नाउ दिनांक और समय का फंक्शन बच्चों यहाँ पर देखिए, टुडे फंक्शन है, मंथ, डे एंड नाउ, ये चारों के चारों यहाँ पर फंक्शन दिए गए हैं। आइए बच्चों इस पार्ट में दी गई कुछ बिंदुओं को दोहराते हैं। चलिए फिर से देखिए, फॉर्मूले का परिणाम सेल में दिखाई देता है। चयनित सेलों के समूह को रेंज कहा जाता है। कई सेलों पर गणना करने के लिए सेल रेंज का उपयोग करते हैं। फंक्शन एक्सेल में सरल और जटिल दोनों गणनाओं के लिए पूर्व निर्धारित यानी कि इनबिल्ट सूत्र हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर में देखा कि कौन कौन से एक्सेल के फंक्शंस हैं या फॉर्मूलाज हैं जिससे हमारी कैलकुलेशंस काफी इजी हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, so we will meet in the next class with a new chapter students. Till then you have to keep revising and keep learning and keep doing practicals. Thank you students, all the very best.